छोटे से छोटे गांव के स्थानीय लोग और किसी पोस्ट को जानते हों या नहीं जानते हों, मगर कलेक्टर की पोस्ट को जरूर जानते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है, वो सब होता है। आज का वो बच्चा एक सपना देखता है। आज इस डिजिटल एरा के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने साइंस लिया और साइंस से जिन्होंने 12th किया और अभी उनके अच्छे रिजल्ट आए हैं और वो ये सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं। बहुत से ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो अपने बच्चों को सिविल सर्विसेज की तरफ भेजना चाहते हैं। आप भी उनमें से हैं। आप चाहे स्टूडेंट हैं या पेरेंट हैं या आप कोई वो इंसान हैं जो सोसाइटी में अच्छा काम करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर करेगा। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट और NLP प्रैक्टिशनर, रूबरू हूँ आपसे एक इंटरेस्टिंग विषय के साथ कि साइंस टू आर्ट फॉर सिविल सर्विसेज। यानी कि जो बच्चे साइंस से जिन्होंने 12th किया या कर रहे हैं, वो आगे जाके आर्ट्स कैसे लें और आर्ट्स लेके और किस प्रकार से वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करें। इस वीडियो में मैं जो हमारा माइंड का जो साइंस है, और मैं पिछले 25 साल से हायर एजुकेशन में हूँ, उन दोनों चीज़ों को मैंने समेकित किया है, कंपाइल किया है। 12वीं पास हो चुके हैं या 12वीं पास होने वाले हैं, ये सबसे पहला पॉइंट है जहाँ से हमारी ये जर्नी शुरू होती है। अब यहाँ पे 12वीं पास, मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि आप 12th पास कर चुके हैं और इस 12th पास में आपके कितने भी % रहे हों, अच्छे या बुरे, यानी कि आप जिनको अच्छा मानते हैं वो हैं या फिर आप जिनको बुरा मानते हैं वो, जो भी % रहे हों, या फिर आप रूरल एरिया के हैं या अर्बन एरिया के हैं, यानी कि आप शहर के रहने वाले हैं या फिर आप गांव के रहने वाले हैं, या फिर आप चाहे हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं, या फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड कुछ भी होगा, आप वीकर सेगमेंट से हैं या आप वीकर सेगमेंट से नहीं हैं, या फिर आपका हाइट कैसी है, आपका रंग कैसा है, आपका गेटअप कैसा है, ये सब चीज़ें यहीं तक मायने रखती हैं। 12th क्लास तक ही मायने रखती हैं। इसके बाद ये चीज़ें यहाँ पे मायने नहीं रखेंगी। किस तरह से नहीं रखेंगी, ये हम समझते हैं कि यहाँ पे आप अभी हैं 12th पास और यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, ये आपका ड्रीम है, मगर इसके बीच में एक स्टेप आपको पूरा करना होगा और वो है ग्रेजुएशन। आपको डिग्री करनी पड़ेगी, आपको BA करनी पड़ेगी। और डियर स्टूडेंट, छोटे तौर पे हम ये मान के चलते हैं कि BA में 3 साल लगते हैं और ये 3 साल कोई छोटे नहीं होते, 3 साल बड़े होते हैं, और बड़े इन द सेंस कि 3 साल एक सिविल सर्विसेज के लिए सफिशिएंट माने जाते हैं मेजॉरिटी के अनुसार। सवाल है कि ये जो ग्रेजुएशन है, ये हमारी BA है, ये इसकी पहली सीढ़ी है। तो हम पहले BA की बात करें, हम पहले एक स्टेप को कंप्लीट कर लें, फिर हम अगले स्टेप में चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अदरवाइज सीधा हमने यहाँ से हमारी लैंडिंग यहाँ कर दी तो हमारा माइंड प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए कर सकता है कि मान लो ये सीढ़ियाँ हैं और आप यहाँ पे आपको सीधा इस सीढ़ी को जाने को बोले, सीधा एक ही छलांग में, तो रिस्क है। या फिर आपको सीधा कह दिया जाए कि आपको उतनी हाइट तक जाना है, तो हमारा माइंड कई बार मना कर सकता है, ये प्रॉब्लम होती है। मगर हमें ये कहा जाए कि हमें इस सीढ़ी पे सिर्फ एक सीढ़ी चढ़ना है, फिर एक सीढ़ी, तो हम बहुत आसानी से इस यात्रा को पूरा कर लेते हैं। आपको मालूम है कि सिविल सर्विसेज की अपनी एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अपनी एक तैयारी है, अपना एक सिलेबस है, अपना एक एग्ज़ाम का पैटर्न है। आप कहेंगे बिल्कुल है। उसी प्रकार से जो हमारी BA है, इसकी भी अपनी एक रिक्वायरमेंट है। कब ये रिक्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, जब आपका सपना सिविल सर्विसेज का है। ठीक है, तो मैं सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग मैं बात करूं तो रिक्वायरमेंट, पहली रिक्वायरमेंट क्या है, ध्यान से समझिए। पहली रिक्वायरमेंट है एप्लीकेबिलिटी, यानी कि आप अपने आप को कितना एप्लीकेबल मानते हैं। अब सवाल है कि साहब इस शब्द का क्या मतलब है। जैसे मैं कहूँ कि ये एक बोतल है, ये चौक है, इसका मतलब तो समझ में आता है, मगर ये एप्लीकेबिलिटी का क्या मतलब है। तो एप्लीकेबिलिटी का मतलब है कि जो आपकी जो ये BA है,
इसमें आपका इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट मतलब जो मन करे। सब लोग यही बात कहते हैं कि इंटरेस्ट के, मगर जो माइंड का जो साइंस है वो इस चीज़ को नहीं मानता। माइंड का साइंस कहता है कि भाई इंटरेस्ट जो मन करे ये नहीं है, वो है जिसको मैं पढ़ सकता हूँ एनी हाउ। यानी कि इंटरेस्ट जब छोटा होता है, ऐसे समझे कि जब इंटरेस्ट छोटा होता है, बच्चा होता है, तब तो ये होता है कि मैं जो मन करे, मगर जब वो बड़ा हो जाता है तो वो काम जिसको मैं कर लूँगा ये भावना आ जाती है। वो काम जो मैं कर लूँगा, वो सब्जेक्ट मैं पढ़ लूँगा, चाहे कैसा भी हो, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हो, तो इसको हम बोलते हैं कमिटमेंट। तो डियर स्टूडेंट, डियर पेरेंट, इंटरेस्ट इम्पोर्टेंट थोड़े समय के लिए है। थोड़ा समय, महीना 2 महीना, बस इतना ही है। पूरी लॉन्ग लाइफ इंटरेस्ट के बल पे नहीं चलती। मन है, मन कुछ भी कर सकता है। और कहा भी जाता है कि मन चंचल मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए पलक पलक मन और। बहुत सारे रेफरेंस ऐसे हैं। और दूसरी बात कि आप बड़े हैं और दिल पे हाथ रख के कहिए कि क्या आज आप वो काम कर रहे हैं जो आपके इंटरेस्ट का था। आपको आपके पास से जवाब आ जाएगा। मैं स्टूडेंट के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। तो इम्पोर्टेंट है कि जिसको भी, जिस विषय को मैं पढ़ सकता हूँ, पढ़ लूँगा, पढ़ लूँगी किसी भी स्थिति में, यानी कि स्थिति कैसी भी हो, यानी कि कौन सा भी सब्जेक्ट हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, एग्ज़ाम पेपर टफ आए, इजी आए, मैं पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी। ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम कहते हैं कमिटमेंट। ठीक है। तो इंटरेस्ट ज़रूरी नहीं है, या इंटरेस्ट थोड़ा सा आवश्यक है, थोड़ा सा है, नमक की तरह है, आटे में नमक की तरह है, मगर आटा जो है वो हमारा कमिटमेंट है, उसी से सब कुछ बनता है। ये पहली शर्त है। ये आपको चेक करना है, अपने आप से चेक करना है, और ये कमिटमेंट बन भी जाता है। पहले जो बच्चे इनिशियल स्टेज पे इंटरेस्ट पे रहते हैं और अडिग रहते हैं, वो कमिटमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा स्टेप है कि कॉलेज फैसिलिटीज़ पे हम बात करेंगे कि कॉलेज की फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी होनी चाहिए। कॉलेज का अच्छी का मतलब क्या है? वो कॉलेज वो अच्छा है जिसमें योर सब्जेक्ट, यानी कि आपका सब्जेक्ट है। मान लो आप हिस्ट्री लेना चाहते हैं, वहाँ हिस्ट्री सब्जेक्ट ही नहीं है। मान लो आप ज्योग्राफी लेना चाहते हैं, वहाँ ज्योग्राफी नहीं है, तो वो कॉलेज अच्छा नहीं होगा। कॉलेज वो अच्छा होगा जहाँ पे आपका सब्जेक्ट अवेलेबल है। बहुत से बच्चे एंथ्रोपोलॉजी लेते हैं, मगर कुछ कॉलेजों में एंथ्रोपोलॉजी नहीं होती। तो अच्छे का मतलब है कि जहाँ पे आपका सब्जेक्ट मिलता हो। दूसरा, सिविल सर्विसेज के लिए प्लस लाइफ पे सक्सेस होने के लिए ये जो अदर एक्टिविटीज़ जो होती हैं कॉलेज में, वो बहुत सारी होनी चाहिए। अदर एक्टिविटीज़ जैसे एनएसएस, एनसीसी और स्काउट्स और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं अलग अलग कॉलेजों में। आप जाएंगे तो पता चलेगा। सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कीजिए, बहुत कुछ सीखिए वहाँ पे वो सीखने को मिलता है जो सिलेबस में लिखा ही नहीं गया है, जो सिलेबस में लिखा ही नहीं गया है, मगर ज़िंदगी के सिलेबस में आता ही आता है। तो ये अदर एक्टिविटीज़ वहाँ पे होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि स्टे अरेंजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। स्टे का मतलब, स्टे आपका घर हो सकता है, जहाँ पे आप रहते हैं आपका घर है तो बहुत अच्छी बात है, आप शहर में रह रहे हैं जहाँ कॉलेज है। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको हॉस्टल मिलना चाहिए, हॉस्टल होना चाहिए। हॉस्टल के बहुत फ़ायदे होते हैं, मेरी ओपिनियन में फ़ायदे ज़्यादा होते हैं, नुकसान कम होते हैं, और मुझे तो कोई नुकसान नज़र नहीं आता हॉस्टल लाइफ में। और अगर ऐसा भी ना हो, क्योंकि हॉस्टल की मेरिट मतलब ऐसा है कि किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन होना तो आसान है, और उसके हॉस्टल में एडमिशन होना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। ये हमारे यहाँ भी हैं और कई जगह मैंने और देखा है। तो हॉस्टल में एडमिशन हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर हॉस्टल में एडमिशन नहीं हो तो आपका जो पीजी जो है वो किसी भी एंगल से हॉस्टल से कम नहीं होना चाहिए। कम नहीं होना चाहिए का मतलब है कि आपके पीजी में कम से कम ऐसी स्ट्रेंथ हो जहाँ पे मैच चलता हो, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हों, आइदर बॉयज़ और आइदर गर्ल्स, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर बहुत सारे स्टूडेंट रहते हों। ऐसे पीजी में को अवॉइड करिए जहाँ पे मात्र 3 बच्चे रहते हैं।
तो 3 बच्चों में झगड़ा हो जाएगा, आप अलग हो जाएंगे, आपका माइंड खराब होगा। बड़ी संख्या में स्टूडेंट होंगे तो कोई नाराज़ भी होता है तो कोई बात नहीं, एक दोस्त टूटेगा दूसरा बन जाएगा, 2 से 3 बनेंगे, 4 बनेंगे और आपका एक पूरी कंपनी बन जाती है, एक टीम बन जाती है। टीम का बनना बहुत ज़रूरी है कॉलेज लाइफ में। अगर टीम नहीं बनेगी तो कॉलेज का वो मज़ा छूट जाएगा कहीं, जो लेने के लिए कॉलेज में हर कोई आता है और आना भी चाहिए और वो मज़ा लेना भी चाहिए। ये है कि आपका स्टे बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए, स्टे बहुत ज़रूरी है। क्या एडमिशन सब्जेक्ट के बाद अगला पार्ट होता है स्टे का, और जो आखिरी जो पार्ट है वो और ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें पेरेंट्स शामिल होते हैं, यानी कि आपका अफोर्डेबल होना चाहिए, यानी कि आपका पीजी ऐसा हो जो अफोर्डेबल हो स्टूडेंट के लिए भी और मदर फादर के लिए भी। हर घर का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, हर मदर हर फादर का अपना एक माइंड सेट होता है, वो सारी चीज़ों को फुलफ़िल करना ज़रूरी है। अगर वो कोई भी एक चीज़ फुलफ़िल नहीं होगी तो अगर मदर फादर टेंशन में होंगे तो बच्चा पूरी अच्छे से फोकस नहीं कर पाएगा। अगर बच्चा टेंशन में रहेगा तो ना तो मदर फादर काम कर पाएंगे, ना ही वो बच्चा अपने ग्रेजुएशन को एंजॉय कर पाएगा और अपने सिविल सर्विसेज की तरफ जा पाएगा। तो ये अफोर्डेबल होना चाहिए इन ऑल रेस्पेक्ट, हर रेस्पेक्ट में, हर रेस्पेक्ट, फाइनेंशियल, सोशल, इकोनॉमिकल, सारे एंगल से वो एक अफोर्डेबल होना चाहिए। ये पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है, यानी कि वहाँ पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो अफोर्डेबल हैं, ऐसी प्रॉब्लम है जो अफोर्डेबल है, वो हम अफोर्ड कर लेते हैं। ऐसे ही एज ए फादर एज ए मदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसको हम अफोर्ड कर लेते हैं। तो ये दोनों एंगल से अफोर्डेबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 3 साल की यात्रा है, छोटी यात्रा नहीं है, ये बड़ी यात्रा है और हल्की यात्रा नहीं, इम्पोर्टेंट यात्रा है। ये हमारा हुआ सेकेंड पॉइंट, यानी कि ये हमने कॉलेज की फैसिलिटीज़ को हमने निकाल लिया। इसके बाद अगला पार्ट आता है कॉलेज सर्किल और फ्रेंड सर्किल। बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये फ्रेंड सर्किल तो आपको कुछ भी बनना हो, कुछ भी बनना हो, चाहे आपको सिविल सर्वेंट बनना हो या आपको किसी और जॉब में जाना हो, ये बहुत ज़रूरी पार्ट है। अब सवाल है कि यहाँ पे कैसे बनाएंगे, और ये जो कॉलेज सर्किल और कॉलेज फ्रेंड है, वो फ्रेंड वो चाहिए जो कमिटेड है सिविल सर्विसेज के लिए, वो नहीं चाहिए जो इंटरेस्टेड है। क्योंकि इंटरेस्ट की बात तो यहीं पर थी, यानी कि जब आपने 12th पास करी है, अब महीने 2 महीने ही बात है इंटरेस्ट की, बाद में कोई बात इंटरेस्ट की रहेगी नहीं, बाद में तो कमिटमेंट की बात होगी कि कमिटमेंट है कि मुझे इस सिलेबस को इतने टाइम में करना है, मतलब करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, जो है सो है, हमें करना है, ये कमिटमेंट। तो यहाँ पे दोस्त आपके हों जो कमिटेड हों, नॉट इंटरेस्टेड। कमिटेड दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है और जो कमिटेड होते हैं। और कमिटेड वर्ड का मतलब आप समझ गए कि परिस्थिति कुछ भी हो मुझे तो करना है, उसको बोलते हैं कमिटेड। हमारे 3 स्टेप हुए। अब 4th स्टेप जो है वो है, यहाँ पे NLP को मैं यूज कर रहा हूँ। 4th स्टेप है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है। ये आपकी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि 3 साल की यात्रा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका 1-2 साल जो भी लगेगा, वो तकरीबन 5 साल की जर्नी है। इसमें आपको ऊर्जा बहुत चाहिए, एनर्जी बहुत चाहिए, और यहाँ नहीं, सब जगह ही चाहिए, मगर यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, स्पेसिफिक चाहिए, ऐसा पब्लिक मानती है। साइंस तो ऐसा नहीं मानती, साइंस तो कहती है सब जगह एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक एनर्जी चाहिए, आपको एक पावर सप्लाई होनी चाहिए, और पावर सप्लाई जो है वो आपकी बहुत बढ़िया क्वालिटी की होनी चाहिए, बहुत स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, और वो ऐसी हो जो रेगुलर होनी चाहिए, बीच में पावर कट नहीं चाहिए। और ये पावर कट नहीं हो, इसके लिए क्या करते हैं हम, हमारे पास एक जो हमारा कमिटमेंट जो है वो सेंसुअल होना चाहिए, यानी कि हमारे पास एक रीज़न होना चाहिए। रीज़न का मतलब है कि मैं IAS बन के मेरे फादर के लिए ये करूँगा या करूँगी, मैं IAS बन के मेरी मदर के लिए, मेरे घर की किसी प्रॉब्लम के लिए, मेरी सोसाइटी के लिए, मेरी अपनी ज़िंदगी के लिए, मेरे लव्ड वन के लिए, एक ऐसा जो सेंसुअल हो। सेंस यानी कि जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम सुन सकते हैं, ये है, ये सेंसुअल है, देख सकते हैं, इसको छू सकते हैं, और इसको साउंड भी इसका सुन सकते हैं, यानी कि जिसमें जो हमारी 5 सेंस हैं
5 में से कम 3 सेंस इन्वॉल्व हो जाएं तो मज़ा आ जाए, 2 सेंस हो जाएं तो भी काम चलेगा। यानी कि आपके पास एक बड़ा रीज़न होना चाहिए। इसलिए नहीं कि सब बन रहे हैं तो मैं भी बन जाऊं। लंबी जर्नी है, बीच में अगर कहीं लाइन फॉल्ट हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप और हम बहुत से ऐसे लोगों को जानते हैं जो बहुत अच्छी चले और बीच में लाइन फॉल्ट हो गई, रुक गए, आ गए बीच में। तो इसलिए एक एनर्जी सप्लाई चाहिए। और एनर्जी सप्लाई क्या हो सकती है? आपके घर का एक रीज़न होगा, आपके पास एक ऐसा कारण होगा कि मैं इसलिए कर रहा हूँ। गरीबी होगी, सामाजिक भेदभाव होगा, सामाजिक उत्थान होगा, किसी एरिया को बदलने का होगा, अपनी आगे की ज़िंदगी का होगा, कुछ न कुछ ऐसा होगा। और एनएलपी का होने के नाते वो चीज़ होती है जहां आज प्रॉब्लम में हैं आप। यानी कि आप जहां प्रॉब्लम फील कर रहे हैं पिछले 5 साल से, 10 साल से, या फिर आपके फादर कर रहे हैं, या फिर आपकी मदर कर रही है, या फिर आपके ब्रदर कर रहे हैं, कोई ऐसा है जो एक प्रॉब्लम को फेस कर रहा है और जिसका हल आपके पास अभी नहीं है, और वो आप एक सिविल सर्विसेज में जाके आप निकालेंगे। और उन लोगों से लगातार बातें करते रहिए, उनसे आप मिलते रहिए। वो जैसे आप उनसे मिलेंगे, गले लग के मिलेंगे, उनको आप देखेंगे, उनको याद कर लेंगे, तो भी आपकी बैटरी फुल हो जाएगी। बैटरी बीच बीच में लो होगी, जैसे अपने मोबाइल फ़ोन की बैटरी को हम रोज़ चार्ज करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमारी जो बैटरी है उसको हमें चार्ज करना पड़ेगा। अगर ये हमारा बन जाए, ये रीज़न हो जाए, तो आई एम श्योर कि आपकी ये यात्रा 100% सक्सेसफुल पूर्ण होगी। अब यहाँ तक हमने बात की ये इम्पोर्टेंट स्टेप की। अगर ये जो इम्पोर्टेंट स्टेप है ये अगर हो गए तो समझो कि आपका, मेरे विचार से 50% से ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है। यानी कि यूँ समझो कि आपके सिलेबस में 10 अगर पेपर हैं इसमें, मान लो, यानी कि 100 नंबर का एग्ज़ाम मैं मानूं, तो ये समझो कि 50 नंबर तो आपके आ चुके हैं और इसी 3 साल में आ गए। अब आपको सिर्फ 50 नंबर की तैयारी करनी है। अब आपको सिर्फ 50 नंबर की तैयारी करनी है, यानी कि ये तैयारी आपकी बहुत आसान हो जाएगी। अब सवाल है कि कुछ ये कहेंगे कि सर हेडिंग तो आपने सिविल सर्विसेज की बात की, तो आपने बात ही नहीं की। बिल्कुल, इसकी मैं अभी बात नहीं करूँगा। पहले ये हम करें, हमारा जो बच्चा है पहले इस लेवल तक आ जाए। इस लेवल तक आना जरूरी है, यानी कि 50% हमारी तैयारी होना जरूरी है। और यही है वो 50% तैयारी कि हमने अच्छे से ग्रेजुएशन कर लिया। अच्छे से का मतलब हमने ग्रेजुएशन में खूब एंजॉय किया, खूब हमने पढ़ाई की, खूब अदर एक्टिविटीज़ की, और हम हर सिचुएशन के लिए तैयार हो गए। वो है अच्छे से ग्रेजुएशन करना। वो नहीं है कि हमने 99% ले आए मगर हमें अदर एक्टिविटीज़ के बाद पे अगर हमें स्टेज पे बोलने का कहा जाए तो हम बोल ना सकें, वो अच्छा नहीं है। था अबाउट कि साइंस टू आर्ट्स फॉर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। और हाँ, अगर इस वीडियो से जुड़ा आपका कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा, मैं स्वागत करता हूँ। और आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, उसका मैं स्वागत करता हूँ। अगले वीडियो के माध्यम से मैं आंसर दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपका कोई सवाल हो तो शेयर कीजिएगा, और किसी हेल्प के नाते वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।